गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं साइंस की वीडियो है और ये आपके क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th के केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें जो भी क्वेश्चन है वह क्लास 10th के केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन है वह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मैं उसी क्वेश्चन को बार बार लेके आता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर जो थोड़ा सा लिखावट लग रहा होगा आपको छोटा, तो आप थोड़ा सा उसके लिए कंप्रोमाइज़ कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उस तक जरूर सेंड कीजिएगा, वीडियो आपको अच्छा लगे तब, नहीं तो नहीं कीजिएगा। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगे। कहता है कि जब जो धातु है वह जल के साथ रिएक्शन करती है तो कौन सी गैस होती है। तो ध्यान रखिएगा आप, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस क्या होती है, उसमें मुक्त होती है जब धातु जल से अभिक्रिया करती है तब। ये धातु और अधातु में जो रासायनिक गुण है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रही है CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 के मिलने से Cu प्लस H2O किस प्रकार के अभिक्रिया का उदाहरण है। कहता है CuO प्लस H2 के मिलने से बना है Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। अपचयन, संयोजन, फर्स्ट ऑप्शन उपचयन है, फिर संयोजन, अपचयन और उष्मा शोषी। तो यह जो अभिक्रिया है वह एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका है? संयोजन अभिक्रिया का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से, इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन नंबर 3 करा है, इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से जो यौगिक बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजी कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म कर प्राप्त होता है। यानी निम्न में से कौन सा उत्पाद जो है वह लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। O2, NO2, NO2 प्लस N2 प्लस NO2 प्लस O2। इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी NO2 और O2 दोनों क्या होता है? प्राप्त होता है। किसको गर्म करने से? तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने से। क्वेश्चन नंबर 5 करा है साग सब्जियों को विघटित कर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या पूछ रहा है कि साग सब्जियों को विघटित कर कंपोस्ट का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उभयगामी, प्रतिस्थापन। तो यह जो अभिक्रिया है वह उष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। किसका? उष्माक्षेपी अभिक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 5 का रही है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में कौन एक दहन अभिक्रिया है। क्या बोल रहा है कि निम्न में जो है वह कौन एक दहन अभिक्रिया है। ठीक है। तो पहला है जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना और डी में सभी। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वह सी होगा। क्या होगा? पेट्रोल का जो जलना है यह दहन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। किसका है? दहन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कर आगे देखिए गौर से। किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है। किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए अपचयन, बी उपचयन, सी रेडॉक्स, डी में नन ऑफ दीज। तो हाइड्रोजन का जो हटना है वह उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट में अवक्षेपण अभिक्रिया में, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया जो है उससे अविलेय लवण प्राप्त होता है। कौन सा? अविलेय लवण प्राप्त होता है। अविलेय का अर्थ होता है जो जल में पूर्णतः नहीं घुलता है, कुछ समय के लिए घुलेगा और फिर जाके उसकी पेंडी में रवा के रूप में बैठ जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं? अविलेय पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। तो कैसी होती है। ऑप्शन ए धीमी, तीव्र, बराबर, अति तीव्र। तो खाद्य पदार्थ को रखने से उपचयन की जो क्रिया है यानी गति है वह धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है?
धीमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि समीकरण 2H2 प्लस O2 के मिलने से बना है 2H2O, यह एक कैसी अभिक्रिया है? ऑप्शन ए संयोजन, ऑप्शन बी वियोजन, ऑप्शन सी अवक्षेपण और ऑप्शन डी उदासीनीकरण। तो यह जो अभिक्रिया है वह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का यह एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका? संयोजन अभिक्रिया का। कहता है कि 2H2 और O2 के मिलने से बना है 2H2O, यह एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें आप लोग पढ़े होंगे एक संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो वैसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक के मिलने से एक नए यौगिक का क्या होता है, निर्माण होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। इसका जस्ट उल्टा अगर इसको तीर घुमा देंगे इधर तो ये हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया उदाहरण, क्योंकि जब एक यौगिक क्या होता है दो या दो से अधिक यौगिकों में क्या होता है टूटते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 करा वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का जो है वह आदान प्रदान होता है उन्हें क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए संयोजन, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी उपचयन और ऑप्शन डी द्विविस्थापन। तो यह जो अभिक्रिया होगा क्या कहलाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यानी वैसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तापीय, ऑप्शन बी उष्मीय वियोजन, ऑप्शन सी आणविक वियोजन और ऑप्शन डी क्या है? नन ऑफ दिस। तो उष्मा के द्वारा जो वियोजन अभिक्रिया होती है उन्हें उष्मीय वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको उष्मीय वियोजन कहा जाता है। क्या कहते हैं? उन्हें उष्मीय वियोजन कहते हैं। नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 13 एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? तो एलपीजी जो है वह ब्यूटेन का प्रोपेन का एथेन का मिश्रण है। इसका है ब्यूटेन प्रोपेन एथेन। तो ब्यूटेन का होता है C4H10, प्रोपेन का होता है C3H8 और एथेन जो है उसका होता है C2H6। लेकिन इसमें जो इसका मेन अवयव है यानी सबसे अधिक जो मात्रा में है वह होता है ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन। इसलिए एलपीजी का जो मुख्य अवयव है वह क्या है? ब्यूटेन, यानी कंपोनेंट क्या इसमें? ब्यूटेन है। क्वेश्चन नंबर 14 करा है मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा भाग नीला होता है? मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा भाग या फिर कौन सा क्षेत्र जो है वह नीले रंग का प्रकाश देता है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाशमान मंडल, ऑप्शन बी केंद्रीय मंडल, ऑप्शन सी प्रकाशहीन मंडल और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो पहले देखिए एक प्रकाश मंडल जो प्रकाश देता है तो प्रकाश के साथ पीला रंग का होता है। ऑप्शन सी का आपका प्रकाशहीन मंडल। प्रकाशहीन का अर्थ ये हुआ कि वैसे मंडल से प्रकाश निकलता ही नहीं है, ठीक है। और डी तो इसमें होगा नहीं क्योंकि इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केंद्रीय मंडल जो है वो क्या होता है? नीले रंग का प्रकाश देती है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 15 कर आगे। क्वेश्चन नंबर 15 का एलपीजी में गंध के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो एलपीजी में गंध के लिए आप लिख लीजिएगा, उसको बोलते हैं एथिल मरकैप्टन, मरकैप्टन, ठीक है। इसी गैस का उपयोग जो है हम लोग एलपीजी के गैस के रूप में करते हैं ताकि कहीं पे अगर गैस लीकेज हो तो उसकी जानकारी हमें तुरंत मिल सके। इसलिए कहता है कि एलपीजी में गंध के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो एथिल मरकैप्टन। और यहाँ इसका सूत्र से इंगित किया गया है H2SN3O H2H5SH और CH2। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी C2H5SH। ये इसका सूत्र किसका? एथिल मरकैप्टन का। किसका? एथिल मरकैप्टन। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या कर रहा है? कोई विलयन जो है वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? तो आप गौर फरमाइएगा कि यदि कोई विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल करता है तो वह अम्ल का पहचान होता है। क्या होता है? अम्ल का पहचान। लेकिन जब कोई विलयन नीले लिटमस क्या करता है? लाल करता है, लाल को करता है नीले, तो क्या होता है? क्षार का पहचान। इसलिए यहाँ पे क्या पूछा आपको कि नीला से यानी ब्लू टू रेड, तो ये हो जाएगा अम्ल। अम्ल का जो पीएच मान होता है आपको पता है कि 7 से हमेशा कम होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में 7 है, ऑप्शन बी में 7.5, ऑप्शन सी में 14 और ऑप्शन डी में क्या है? 3 है। इसलिए क्या होगा आंसर? 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का हमारे शरीर में पीएच का परास कितना होता है? तो हमारे जो शरीर है उसमें पीएच का जो परास है वह 6.0 से 6.5 होता है, या 7.0 7.8, फिर 2.1 से 3.8, फिर डी में है 5.1 से 5.8। तो
तो मानव के जो शरीर है उसमें पीएच का जो परास है वह 6.0 से 6.8 के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए राइट में होकर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी होगा। सॉरी, कहता है मानव शरीर जो है उसका जो पीएच का जो परास है वह 7.0 से 7.8 के बीच है। क्या 7.8 के बीच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है, क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा और देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, कहता अपच का उपचार करने हेतु निम्न में से किस औषधि का प्रयोग करते हैं। यानी वैसे भोजन जो आप खा लेते हैं लेकिन आपको सही में पचता नहीं है, तो उसके लिए हम किस औषधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक, नो, एनाल्जेसिक, वो भी नहीं कहते, एंटासिड हो सकता है, एंटीसेप्टिक। तो हम लोग जो है वो शरीर में अपच के उपचार के लिए हम हमेशा एंटासिड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, एंटासिड का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 19 करा, किसी लाल तप्त लोहा पर जल प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। क्या बोला है कि किसी लाल तप्त जो लोहा है उसमें अगर जल प्रवाहित करेंगे तो उससे कौन सी प्रतिक्रिया हमें प्राप्त होती है। तो क्या प्राप्त होता है, Fe3O4। क्या होता है, Fe3O4 प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन में 20 का रहा, निम्नलिखित अम्लों में से कौन एक प्रबल अम्ल है। निम्नलिखित अम्लों में से कौन एक प्रबल अम्ल का उदाहरण है। तो प्रबल अम्ल जो है इसमें वह क्या हो जाएगा, तो प्रबल अम्ल जो है इसमें क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी H2SO4। H2SO4। और जब H2SO4 और HNO3 मिलता है तो इन्हें बोलते हैं एक्वारेजिया। क्या कहते हैं इन्हें, एक्वारेजिया। और इसकी क्षमता जो है जितना भी तत्व है उसको घुलाने की क्षमता इसमें होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है, निम्न में कौन गंधीय सूचक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इनमें जो है वह कौन गंधीय सूचक नहीं है, यानी कौन जो सूचक है जिसको गंध से पता नहीं करते हैं। ऑप्शन ए वेनिला, ऑप्शन बी प्याज, ऑप्शन सी शकरकंद और ऑप्शन डी यहाँ पर देख रहे हैं लौंग का तेल। तो ध्यान दीजिएगा, प्याज का भी गंध होता है, शकरकंद का भी गंध होता है, लेकिन सॉरी वेनिला का भी गंध होता है, लेकिन लौंग का भी गंध होता है, लेकिन जो शकरकंद है जिसे हम ठेठ भाषा में कहते हैं अलुआ, ठीक है, उसमें क्या होता है, कोई गंध नहीं पाया जाता है। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉरी 22, निम्न में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। क्या है, निम्न में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। HCl, H3PO4, HNO3 और H2SO4। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी H2SO4 को क्या बोलते हैं, द्विक्षारकीय अम्ल कहते हैं। क्या बोलते हैं, द्विक्षारकीय अम्ल। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन प्रबल अम्ल है। क्या बोलता है, निम्न में कौन प्रबल लवण है। ध्यान दीजिएगा, कौन प्रबल लवण है। ऑप्शन नंबर है NaCl, फिर है CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, उसका बेरियम सल्फेट और फिर है LiC लिथियम क्लोराइड। तो इसमें जो प्रबल लवण है वह क्या है, NaCl है। ध्यान दीजिएगा, कौन है, NaCl, कौन है, NaCl। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है। क्या बोल रहा है कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH मान कितना होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब CO2 गैस को क्या करते हैं, पानी के अंदर घोलते हैं तो उसका जो pH का जो मान है, देखिए ये अधिक आसान है, 7 से अधिक नहीं होता है, न 7 होता है, हमेशा 7 से क्या होता है, कम होता है। इसलिए क्या होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा 7 से कम। देखिए कम का साइन है इधर और ये 7 है। तो क्या होता है कि जब CO2 गैस को पानी के अंदर क्या करते हैं, घोलते हैं, तो विलयन का जो pH मान है क्या होता है, 7 से कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 करा है, निम्न में कौन बुझा हुआ चूना है। क्या करा है, निम्न में कौन बुझा हुआ चूना है। तो इसमें जो बुझा हुआ चूना है वह CaO या Ca*OH2 का होल ट्वाइस या फिर Na*OH2 का होल ट्वाइस, फिर है NaHCO3। तो इसमें बुझा हुआ चूना हम किसे कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। किसे कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। क्या होगा राइट आंसर ये, या CaOH का होल ट्वाइस, दोनों में से क्या होगा, कोई भी आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए भी या बी भी दोनों सही है।
क्वेश्चन नंबर 26 करा है, अगर आपको डाउट होता है आप सर्च करके देख सकते हैं, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यही होगा। कहता है निम्न में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या पूछा, लाल को नीला, तो क्षारीय करेगा। तो क्षारीय किस पे होता है, देखिए H प्लस क्या होता है, क्षारीय होता है, OH होता है माइनस, ये भी होता है क्षारीय, मतलब ये होता है अम्लीय, Cl माइनस ये भी होता है अम्लीय, O2 माइनस ये भी होता है अम्लीय। तो इसमें क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। यानी H प्लस जो आयन होगा क्या करेगा, वह लाल लिटमस क्या कर देगा, नीला कर सकता है, क्या कर देगा, नीला कर देगा। क्वेश्चन नंबर 27 करा है, सभी अम्लों में पाया जाता है। तो सभी अम्लों में जो है वह क्या पाया जाता है, आइए हम देखते हैं। तो सभी अम्लों में पाया जाता है O2OHCAN। तो जितने भी अम्ल है उसमें H पाया जाता है, क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन तत्व पाए जाते हैं। कौन सा तत्व, हाइड्रोजन जो तत्व है वह सभी अम्लों में पाया जाता है। आप किसी भी अम्ल में जाकर देखिएगा, उस सूत्र से पता चल जाएगा कि उसमें सभी अम्ल में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में एसिटिक अम्ल कैसे के स्रोत है। एसिटिक अम्ल के स्रोत इसमें कौन है। ऑप्शन ए संतरा, ऑप्शन बी सिरका, ऑप्शन सी इमली, ऑप्शन सी टमाटर। तो देखिए आप पहले इस पर कौन नहीं होता है, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, इमली टार्टरिक अम्ल, संतरा इसमें क्या होता है, अलग अम्ल। लेकिन सिरका में क्या होता है, एसिटिक में बहता है, इसको में सिरका में, इसलिए क्या होगा आंसर सिरका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन नंबर बी NO2CO3 × H2O, ऑप्शन नंबर सी Na2CO4 × 5H2O, ऑप्शन नंबर डी NaCO4 × 10H2O। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका Na2CO3 दोस्तों × 10H2O, क्या हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O, क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। अब कहता है जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो व्यंजक चूर्ण का, जिसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। आप लोग ध्यान दिए होंगे जब भी कल पे क्या होता है काय लगता है तो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं ताकि क्या होगा, काय मुक्त हो जाए। इसलिए जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर या फिर व्यंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 करा है, निम्न में कौन भस्म नहीं है। तो भाई भस्म में तो क्या होगा, उसमें लवण आएगा, क्या आएगा, अम्ल आना चाहिए। CaO कैल्शियम ऑक्साइड ये भी भस्म है, KOH ये भी भस्म है, Na2CO3 ये भी भस्म है, लेकिन HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। इसमें कौन भस्म नहीं है, HCl, इसमें पूछा नहीं है। अब गौर से क्वेश्चन को पढ़िएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक जिसको बोलते हैं जिससे हमें स्वाद का पता चलता है, प्राकृतिक रूप से जिस सूचक को प्रकृति ने बनाया है। तो ऑप्शन नंबर ए हल्दी, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए करा हल्दी, ऑप्शन नंबर बी एथिल ऑरेंज, ऑप्शन नंबर सी फिनॉल फैथिलीन और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो इसमें जो हल्दी जो है वह एक प्राकृतिक सूचक क्या करता है, काम करता है। इसी प्रकार चुकंदर, लौंग का तेल, इस सब का है प्राकृतिक सूचक के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 23 करा है, पीएच में पी का सूचक क्या कहलाता है। तो पीएच जो मान होता है उसमें पी का अर्थ क्या होता है, पोटेंज, पावर, ए एंड बी नन ऑफ दिस। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको ए एंड बी देखकर ए एंड बी अब जल्दी ठीक नहीं कीजिएगा क्योंकि आपका गलती हो सकता है। तो पीएच में पी का जो सूचक है वो क्या होता है, पोटेंज होता है। क्या होता है, पोटेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, कहता है सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो जितने भी धातु है वह कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दीज। यानी संगत लवण बनाते, क्या बनाते हैं, संगत लवण बनाते हैं, CO2 गैस मुक्त करते हैं, H2O यानी जल बनाते हैं। इसलिए क्या होगा राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें सभी। आइए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 करा है, लिटमस विलयन जब न अम्लीय और न ही क्षारीय होते हैं। लिटमस विलयन जब न अम्लीय और न ही क्षारीय होता है तो उसका रंग कैसा होता है। क्या कुछ पूछा है कि जब लिटमस का रंग न नीला हो न क्षारीय हो, कहता है कि जब लिटमस विलयन क्या हो, न अम्लीय हो और न ही क्षारीय हो तो उसका रंग कैसा होगा। ध्यान दीजिएगा, बैगनी रंग का। कैसा होगा, बैगनी रंग का हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग निम्न में से कौन परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो उसमें कुछ चीज़ें जो है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए आयतन, भौतिक गुण, द्रव्यमान, रासायनिक गुण, तो सब चेंज होगा लेकिन उसके द्रव्यमान में क्या होगा, कोई चेंजिंग नहीं होता है। क्या होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसलिए क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान, कि जब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई पदार्थ बनता है उसमें कोई चेंजिंग क्या होता नहीं होता है, तो द्रव्यमान में उसकी कोई चेंजिंग नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 37 का रही है दोस्तों, 37 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कहता उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण, उच्च विद्युत धनात्मकता अर्थात कि जिसके पास अधिक पॉजिटिव है, तो उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातुओं के परमाणु आसानी से बना सकते हैं क्या, धनाविष्ट आयन, ऋणाविष्ट आयन, उदासीन आयन, सहसंयोजक बंधक। तो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है वह हमेशा क्या बनाते हैं, धनाविष्ट आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, धनाविष्ट आयन, इसलिए क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए धनाविष्ट आयन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातुओं के जो परमाणु है वह आसानी से धनाविष्ट आयन बना लेते हैं। क्या करते हैं, धनाविष्ट आयन बना लेते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, मात्र आपका 13 क्वेश्चन बच गया। दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक बने रहे वीडियो पर, नए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को यदि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन को ऑल कर ले ताकि आपका हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए थोड़ा सा हम रंग चेंज कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है, निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा सल्फाइड एस्को का सांद्रण किया जाता है। निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा सल्फाइड एस्को का सांद्रण किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा जो सल्फाइड एस्को होते हैं उन्हें फेन प्लावन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। किसके द्वारा, फेन प्लावन विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, निम्न में कौन एल्युमिनियम का अयस्क है। तो ध्यान दीजिएगा एल्युमिनियम का अयस्क कौन है इसमें, बॉक्साइट। और बॉक्साइट तो अयस्क है ही है लेकिन कैसा है, तो सबसे मेन अयस्क है इसका, मुख्य अयस्क है बॉक्साइट, इसका अयस्क है किसका, एल्युमिनियम का। आपको पता हो कि अयस्क क्या होते हैं, उसका अशुद्ध रूप होता है जिससे किसी धातु को हम या तत्व को निकालते हैं वो कहलाते हैं, उसका अयस्क कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40, जिस अयस्क में उसके कण उसमें उपस्थित अशुद्धियों से भारी होता है उसे किस विधि द्वारा संदिग्ध किया जाता है। क्या पूछ रहा है कि जिस अयस्क में उसके जो कण है, कण उसमें उपस्थित जो अशुद्धि से क्या होता है, भारी होता है, उसे किस विधि के द्वारा हम अलग किया जाता है या उसे किस विधि के द्वारा संदिग्ध करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा उसे जो है वह गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा, यानी गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा क्या होता है, उसे अलग करते हैं। क्या कहता है कि जिस अयस्क में उसके कण उसमें उपस्थित अशुद्धियों से भारी होता है उसे हम गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा क्या करते हैं, अलग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है, निम्न में कौन सहसंयोजक यौगिक है। निम्न में कौन जो है वह सहसंयोजक यौगिक के एग्जाम्पल है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें NaH4 इंटू NH4 का हर ट्वाइस इंटू SO4 CuSO4 CaO और CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसमें जो सहसंयोजक यौगिक है वह क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है, निम्न में से कौन त्रिबंधक तत्व है। त्रिबंधक का अर्थ ये हुआ कि जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स में 3 इलेक्ट्रॉन हो, कितना हो, 3 इलेक्ट्रॉन, यानी जिसके परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होने क्या बोलते हैं, त्रिबंधक। जिसमें 2 होने क्या बोलते हैं, द्विबंधक। और जिसमें 1 होने क्या बोलते हैं, एक बंधक। उसी प्रकार जो सोडियम है उसमें 1 होता है, मैग्नीशियम में 2, एल्युमिनियम में 3, इसलिए देखिए एल्युमिनियम इसमें ऑप्शन है। तो आपके कहीं ना कहीं ऑप्शन दिया गया होगा एल्युमिनियम। देखिए ऑप्शन नंबर ए SA SN, ऑप्शन नंबर बी F, ऑप्शन नंबर सी Al। तो क्या हो गया आपका राइट आंसर, Al हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर आगे 43 नंबर, निम्न में कौन धातु तनु HNO3 से यानी कि नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, H2 गैस को मुक्त करती है। तो ऑप्शन नंबर ए Fe, ऑप्शन नंबर बी Na, ऑप्शन नंबर सी Mn और ऑप्शन नंबर डी क्या है, Au। Au से क्या होता है, ओरियम यानी सोना का संकेत है। तो ध्यान दीजिएगा इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज। क्या होता है, मैग्नीज जो है वह तनु HNO3 से अभिक्रिया करके H2 गैस को क्या करते हैं, मुक्त करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं दोस्तों।
मात्र 6 क्वेश्चन बच गया, 7 क्वेश्चन। कहता निम्न में से कौन धातु सामरिक महत्व का माना जाता है? सामरिक महत्व का यह अर्थ होता है कि जिसका उपयोग हम वायुयानों के सामानों में या रेल के पटरियों के बनाने में इस समय करते हैं उन्हें क्या, या फिर बंदूक के सामान बनाने में करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? सामरिक तत्व कहते हैं। तो इनमें कौन सामरिक तत्व है? ध्यान दीजिएगा, एल्युमिनियम, टाइटेनियम, कॉपर, प्लेटिनम। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी टाइटेनियम हो जाएगा। क्या होगा? टाइटेनियम जो है वह सामरिक तत्व का उदाहरण है। आइए क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है कौन सी धातु तनु H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करता है? क्या पूछा है कि कौन सी धातु जो है वह सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता, यानी H2SO4 से? जिंक, Cu और Mg। तो क्या होगा राइट आंसर? Cu होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Cu यानी कॉपर। कॉपर जो है वह H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन जब H2SO4 से H2SO4 में मिलाएंगे HNO3 तो यह क्या करेगा? अभिक्रिया कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 40 का है निम्न में से कौन सा क्रम धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम प्रदर्शित करता है? यानी कौन से धातु जो है वह सबसे अधिक क्रियाशील है, उसके बाद कौन है, इसको दिखाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए है Mg से, यानी Cu से बड़ा है Zn से बड़ा है Na और Na से बड़ा क्या है? मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए करा है। ऑप्शन नंबर बी करा है कि Zn सबसे अधिक क्रियाशील, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कॉपर, उसके बाद Fe। सी करा है कि Na पहले है, उसके बाद Mg है, फिर Zn और फिर Fe है। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? यानी मैग्नीशियम की तुलना में जो है वह सोडियम क्या है? अधिक क्रियाशील है, और जिंक की तुलना में क्या है? मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील है, और फेरस की तुलना में क्या है? जिंक क्या है? अधिक क्रियाशील है, और कॉपर की तुलना में जो क्या है? फेरस क्या है? अधिक क्रियाशील है। एक क्रियाशीलता हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर को देखते हैं 47 नंबर को। कहता है कि निम्न में कौन द्विधर्मी ऑक्साइड है? क्या पूछा है? निम्न में जो है वह कौन एक द्विधर्मी ऑक्साइड के एग्जाम्पल है? क्वेश्चन नंबर 47 को देख रहे हैं, ध्यान से दिखेगा। द्विधर्मी का अर्थ ये होता है कि जो धातु और अधातु दोनों गुण को प्रकट करे उन्हें क्या बोलते हैं? द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? कॉपर, फिर है फेरस, फिर एल्युमिनियम और फिर Pb यानी सीसा। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी एल्युमिनियम। क्या कहलाएगा? एल्युमिनियम जो है वह द्विधर्मी ऑक्साइड के एग्जाम्पल है। इसका द्विधर्मी ऑक्साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का रहा है निम्न में कौन सी धातु ठंडे व गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है? निम्न में कौन सी धातु जो है वह ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है? क्या पूछा है इसमें? ठीक से देखिए। तो निम्न में कौन सी धातु ठंडे व गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम करता है, पोटेशियम करता है, कैल्शियम करता है, लेकिन Fe जो है वह क्या करता है? नहीं करता है। किसे? ठंडे और गर्म जल से। आइए क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। मात्र 2 क्वेश्चन बच गया दोस्तों। निम्न में कौन सी अधातु द्रव रूप में पाई जाती है? ये क्वेश्चन MBBI है। तो देखिए, मैं पहले बताता हूं आपको कि जितने भी धातु है अधातु वह ज़्यादातर गैस में फिर ठोस में पाए जाते हैं, लेकिन मात्र एक अधातु है जो द्रव रूप में है, उसका क्या बोलते हैं? उसको ब्रोमीन कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? ब्रोमीन। और जितने भी धातु होते हैं वह ठोस में होते हैं। क्या होते हैं? ठोस रूप में। लेकिन उसमें भी एक अपवाद है जिसका नाम है पारा। क्या नाम है? पारा या मरकरी, जिसका संकेत होता है Hg। क्या होता है? Hg, जो हमेशा द्रव रूप में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी। आइए क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है किसी परमाणु के धनायन में बदल जाने पर तत्व की परमाणुओं की संख्या में क्या चेंजिंग होती है? तो यदि कोई तत्व जो है, ठीक है, यदि किसी परमाणु के धनायन में क्या तो बदल जाता है तो तत्व की जो परमाणु संख्या है क्या होती है? परमाणु संख्या सेम रहती है। क्या रहती है? परमाणु संख्या सेम रहेगा, लेकिन उसकी जो क्या रहती है? परमाणु संख्या। क्या बोलता है? किसी परमाणु के धनायन में बदल जाने पर तत्व की परमाणु संख्या में क्या डिफरेंस होता है? तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, यानी उसकी जो परमाणु संख्या क्या होता है? अपरिवर्तित, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन, ये क्लास 10th के थे। इसके बाद जो मेरा अगला वीडियो आने वाला है बहुत जल्द आएगा, वह क्लास 9th के केमिस्ट्री से ही होगा, उसमें ही 50 क्वेश्चन को लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको जो वीडियो चाहिए मुझे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कीजिए कमेंट, मैं आपको वह वीडियो प्रोवाइड कराने का अवश्य कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। तो
दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।